हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेसन नंबर 8 और इस बार हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम में हमने पहला लेक्चर देख रखा है, वो लेक्चर काफ़ी लेंदी था इसलिए मैंने उसका एक सेकंड पार्ट बनाया है और इस पार्ट में आई विल ट्राई टू कंप्लीट द इकोसिस्टम। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गया है और इसके साथ ही जो इकोलॉजी वाला पार्ट है यूनिट 1 वो पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रहरी और आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। ठीक है ये मेरे टेलीग्राम लिंक्स हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब से। यहाँ पे भी आप मेरे साथ जुड़ के मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपके अपडेट्स वगैरह जो होंगे वो यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो इट्स अ इकोसिस्टम एंड पार्ट नंबर 2। ओके, इकोसिस्टम में पार्ट 2 में हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। ठीक है, पिरामिड्स होता क्या है जरा इसको समझना है। असल में क्या होता है, पिरामिड्स एक तरह की मॉडलिंग होती है। ठीक है, किसी ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है इकोलॉजी में, जैसे हम कहते हैं पिरामिड्स। तो पिरामिड्स क्या होता है, एक तरह का मॉडल होता है। ठीक है, एक तरह का मॉडल होता है जो एक्चुअल में किसी ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए बनाया जाता है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, अब आप पूछोगे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सुना होगा, देखा होगा, तो आपने देखा होगा एनर्जी लेवल। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एनर्जी लेवल, यानी जो ऊर्जा का स्तर है, एनर्जी लेवल हो रही है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पिरामिड इज अ टाइप ऑफ मॉडल विच डिपिक्ट द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ मॉडल। और ये कैसे बनाते हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने स्कूल टाइम में किताबें पढ़ी होंगी, उनमें आपने इकोलॉजिकल मॉडल्स देखा होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड देखा होगा, जो एक मॉडल की तरह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसका कंसेप्ट जो दिया था वो एल्टन ने दिया था, ये स्टेट पीसीएस जैसे विद्यार्थियों के लिए, कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट है वो किसने दिया, किसने बताया कि मतलब इकोलॉजी में हम किसी फूड एनर्जी लेवल को समझने के लिए, खाद्य स्तर को समझने के लिए हम मॉडल के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आंसर है दिस इज अ एल्टन। और जो हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, किसी को सिस्टम में ट्रॉफिक स्तर को जानने के लिए, उसके ऊर्जा के स्तर को जानने के लिए, वो निम्न आधार पे होते हैं। संख्या के आधार पर होता है, किसी ऑर्गेनिजम्स कोई किसी जगह पर पाया जा रहा है, उसकी संख्या कितनी है उसके आधार पे बना लो, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ पिरामिड। उसके ड्राई मास की बात करें, है ना, अगर मान लो कोई पानी में पाया जा रहा है, उसे निकाल लो, उसका पानी का मॉइस्चर उड़ाने के बाद उसका ड्राई वेट निकालो, उसका कहते हैं बायोमास का पिरामिड। और तीसरा होता है एनर्जी के लेवल पे, पहली एनर्जी कितनी है, उसके बाद के ऑर्गेनिज्म एनर्जी कितनी है, उसके बाद के ऑर्गेनिज्म एनर्जी कितनी है। किसी फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ रहे हैं वहां पर एनर्जी के लेवल पर अगर हम फूड चेन की बात करते हैं वो होता है एनर्जी पिरामिड। तो पिरामिड जो बनता है, ठीक है, वो किस आधार पर होता है, तो जनरली पिरामिड 3 तरह के होते हैं। एक जो हम पिरामिड नंबर के बेस से बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर। दूसरा जो बायोमास के हिस्से पे होता है, जिसे हम कहते हैं बायोमास पिरामिड। और तीसरा जिसे हम कहते हैं एनर्जी पिरामिड। ठीक है, ध्यान रखना, इन 3 आधारों पर हम किसी पिरामिड को बनाते हैं। फिर से बता देता हूं, पिरामिड किसको बताते हैं। पिरामिड एक तरह का मॉडल होता है, एक तरीका होता है जो किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी एनर्जी का जो स्तर होता है, उसको समझाने का एक तरीका होता है जो नंबर के आधार पर बनता है, ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट यानी बायोमास के बेस पर बनता है, और उसके अंदर ऊर्जा का लेवल कितना है इसके आधार पर बनाया जाता है नंबर ऑफ पिरामिड, बायोमास पिरामिड और एनर्जी पिरामिड। ठीक है, पिरामिड का अगर आप शेप देखोगे, है ना, किस किस आकार के पिरामिड बनते हैं, तो यहां आपको मिलेगा पिरामिड कुल 3 शेप के होते हैं। ठीक है, 3 शेप के होते हैं। कौन कौन से शेप के पिरामिड होते हैं, एक तो अपराइट होता है जो आपको यहां दिखेगा, एक तो बच्चा अपराइट होता है, ठीक है, सीधा होता है जो आप देख सकते हैं, एक इन्वर्टेड होता है और एक जो रामवाइडल होता है। यानी हम जिस पिरामिड की बात कर रहे हैं, चाहे नंबर के आधार पर, चाहे बायोमास के आधार पर, और या तो फिर एनर्जी के आधार पर, ये तीनों की तीनों जो पिरामिड है, चाहे संख्या या बायोमास एनर्जी के लेवल पर बनाओगे, ये पिरामिड आपको कैसे मिलते हैं, या तो सीधा मिलेगा अपराइट, या तो इन्वर्टेड मिलेगा, और या तो फिर क्रिसमस ट्री की तरह मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज अ रामवाइडल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ रामवाइडल, आप खुद देख लो, अपराइट, इन्वर्टेड और रामवाइडल। अच्छा, एक बात और समझना, यहाँ देखो, जैसे अगर हम संख्या के बेस पे पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, तो या तो अपराइट हो सकता है, या इन्वर्टेड हो सकता है, रामवाइडल हो सकता है। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको ना इसको थोड़ा समझाने, अब मेरे ख्याल से अगर ये शेप के बारे में बात करें तो किसी को यहाँ पे शेप से कोई लेना देना नहीं है, हर किसी को समझ में आ रहा है अपराइट, इन्वर्टेड और रामवाइडल का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा व्हाइट कलर में शायद ये ना दिख रहा हो, यहाँ पे एक चीज़ और बनी हुई बच्चा, ये देख लो, है ना, यहाँ पे चीज़ और बनी हुई, ये देखो, है ना, ये हो गया क्या, ये हो गया अपराइट, ये हो गया इन्वर्टेड और ये हो गया रामवाइडल। तो यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट शेप ऑफ पिरामिड्स। अब बात करते हैं जो पिरामिड डिफरेंट शेप के बनाए जाते हैं उनका आधार यहाँ बात करते हैं। देखो, अगर हम पिरामिड्स की बात करें
सी हियर गाइस, पिरामिड किस आधार पे? पिरामिड और नंबर्स के आधार पे। तो ध्यान रखना, किसी भी जगह पर कोई अगर नंबर के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म कहीं पाया जाता है, अगर हम उसको अगर हम पिरामिड के थ्रू दर्शाने की कोशिश करें तो इस दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम हैं इनमें कुल 3 तरह के पिरामिड मिलते हैं, ठीक है ना, 3 शेप के पिरामिड मिलते हैं। और एक बार बताऊं, नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? किसी पर यूनिट एरिया में टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं उस जगह पर जो पाए जाते हैं, इस आधार को कहते हैं नंबर के बेस पर पिरामिड को बनाना, ठीक है ना। अब अगर हम इस बारे में बात करें कि कोई भी जो नंबर का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, तो नंबर का पिरामिड बच्चा आपको अपराइट में मिलता है, आपको इन्वर्टेड भी मिलता है और आपको रामवाइडल भी मिलता है। वही बात मैं कह रहा था, अपराइट का मतलब ऐसे मिलेगा, ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब ऐसे मिलेगा और रामवाइडल का मतलब ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, किसी पिरामिड में कुल नंबर ऑफ होराइजन कितने हो सकते हैं? 1 2 3, कुल ये कितने हो सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, जैसे किसी नंबर ऑफ पिरामिड में कुछ ट्रॉफिक लेवल कितने हो सकते हैं, ये सब किसको बताते हैं? ट्रॉफिक लेवल को बताते हैं ना। किसी भी पिरामिड में कुल ट्रॉफिक लेवल है ना, ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं ए बी सी और डी। मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, गॉट इट, ए बी सी और डी। पहले में मैंने कहा भाई 3, दूसरे में मैंने कहा 4, तीसरे में लिखा 5 और चौथे में लिखा 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल। तो किसी भी पिरामिड में कुल ट्रॉफिक लेवल की संख्या कितनी होती है? तो आगे से ध्यान रखना, ट्रॉफिक लेवल की संख्या आपके लिए बेस्ट होगा 4 या 5। या फिर ये पूछ दे, अगर बताओ किसी, ये क्या है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, चौथा ट्रॉफिक लेवल और 5वां ट्रॉफिक लेवल है। आपको याद आ रहा है 5 ट्रॉफिक लेवल के बाद पीछे के चैप्टर में हमने बात किया था, एनर्जी लेवल खत्म हो जाती है। तो कभी भी फूड चेन या ट्रॉफिक लेवल 4 या 5 के बाद, खाद्य स्तर के बाद, ट्रॉफिक लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ता। इसका मतलब आप इकोलॉजी नहीं जानते और आप आंसर गलत कर रहे हैं। तो यहां करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपके पेपर में 3 4 5 और 4 या 5 दे दे तो 4 या 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां 4 या 5 जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर देखो कैसा है। अब मान लो हम नंबर के बेस पे पिरामिड बनाना चाह रहे हैं, तो नंबर के बेस पे जो सीधा पिरामिड होता है, जो अपराइट पिरामिड होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है फॉरेस्ट या लेक का इकोसिस्टम। अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड का बात करें तो हम कहेंगे जो पैरासिटिक फूड चेन होते हैं, है ना, जो पैरासिटिक फूड चेन होते हैं उनमें इन्वर्टेड पिरामिड होता है। और अगर हम रामवाइडल पिरामिड की बात करें इस तरह वाली, तो किसी बड़े साइज के कैनोपी के ट्री से चलने वाला जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन सकता है वो रामवाइडल होता है। जैसे मान लो एक बरगद के पेड़ पर भी एक पूरा इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि बरगद का पेड़ अपने आप में बहुत विशाल होता है, जिसमें बहुत सारी पक्षियां, बहुत सारे सांप, बिच्छू, इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर गाइस। अगर जैसे मैंने कहा अपराइट है, तो अपराइट का मतलब हुआ अगर शेप में देखो ये बड़ा दिख रहा है, यानी नंबर यहां पे मैक्सिमम है, यहां उससे कम है और यहां सबसे कम है। यहां नंबर सबसे कम है, यहां उससे ज्यादा है, मोर है, और यहां पर मैक्सिमम है। यहां पर नंबर सबसे ज्यादा बीच में है, सबसे कम मिनिमम यहां पे है, और बीच में जो है वो क्या है? बीच में क्या है? वो नंबर जो है वो क्या है? दैट इज द मीडियम, है ना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर मैं नंबर के बेस पर पिरामिड बना रहा हूं तो आपको क्या दिख रहा है? यहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नीचे की तरफ है, उससे कम ऊपर, और सबसे कम सबसे नीचे। यहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे कम नीचे है, उसके ऊपर उससे ज्यादा है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा है। इस तरह का आपको कहां मिलेगा? किसी पैरासिटिक फूड चेन पे, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन वाले पे। और ये आपको कहां मिलेगा? रामवाइडल पिरामिड, किसी एक बरगद के ट्री से चलने वाले। तो ठीक है ना, यहां संख्या देखो बरगद के पेड़ की 1 है, और उस पर रहने वाले जो पक्षी हैं वो बहुत हैं, और इन पक्षियों को खाने वाले सांप उससे कम है। तो सबसे ज्यादा आपको पक्षी मिल रहे हैं, बर्ड्स के नंबर, ठीक है, और उससे कम आपको सांप मिल रहा है, और सबसे कम बरगद का पेड़ सिर्फ 1 मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है, इस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप में से हर किसी स्टूडेंट को मैं साफ साफ कह देता हूं, प्रभु याद रखना, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, दिस इज द बेस एग्जाम्पल, है ना, दिस इज द बेस एग्जाम्पल या बेसिक एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसी बेसिक एग्जाम्पल के बेस पे आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। कभी पूछे कोई पैरासिटिक फूड चेन में कैसा होगा नंबर ऑफ पिरामिड, तो सीधा कहना पैरासिटिक फूड चेन में नंबर ऑफ पिरामिड जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। किसी एक बड़े साइज के कैनोपी से चलने वाला, है ना, जो पूरा का पूरा जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा? सीधा बोलना भाई, यहां पे जो पिरामिड होगा वो आपको रामवाइडल होगा, गॉट इट। अब इधर देखो, यहां पर आपको समझाने की कोशिश की गई है जो मैंने बोला है। देखो एक ग्रासलैंड का मैदान है, वहां पर आपको नंबर ऑफ पिरामिड के बेसिस पर जो पिरामिड है वो कैसा दिख रहा है बच्चा? अपराइट दिख रहा है। यहां पे घास की संख्या कितनी है? लगभग 1 लाख घास है, ठीक है। 1 लाख को घास को खाने के लिए वहां पर नंबर ऑफ रैबिट जो है वो 100 है।
और 100 रैबिट्स को खाने के लिए वहां पे 8 वोल्फ हैं और 8 वोल्फ्स के लिए एक लायन है। तो आपको समझ, और लायन अगर लिख दिया तो ये टॉप मोस्ट होता है, उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। ये नियम आप सबको पता है, ठीक है, ये नियम आप में से हर किसी को पता है। वहीं जब हम पैरासिटिक फूड चेन की बात करते हैं, जब पैरासिटिक फूड चेन की बात करते हैं, वो आपको इन्वर्टेड मिलता है। पैरासिटिक फूड चेन वो होता है जो कि होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन से शुरू होता है। तो यहाँ होस्ट जो हो गया वो मान लो श्रब है, झाड़ियां हो गई, इन झाड़ियों को खाने वाले बर्ड्स हो गए। तो झाड़ियां अगर 10 हैं तो उनको खाने वाले बर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, वो 50 हैं, ठीक है ना। और बर्ड्स से न्यूट्रिशन लेने वाले जो लाइस और बग्स होते हैं करीब, है ना, 10,000 की संख्या में है। और इन लाइस और बग से न्यूट्रिशन लेने वाले जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो करोड़ों की संख्या में है। सबसे कम नंबर, है ना, सबसे कम नंबर, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो पैरासिटिक फूड चेन में आपको नंबर ऑफ पिरामिड कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड। ध्यान लगाना जो मैंने लिखा है, ये एग्जाम्पल सी है जो आपको ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर करेंगे, ठीक है। वहीं पर जरा रम्बॉइडल की बात करते हैं। रम्बॉइडल का क्या मतलब होता है, क्रिसमस ट्री शेप का। अब यहां देखो, यहां पर सबसे ज्यादा बनियन ट्री कितना है, एक बनियन ट्री में कितने बर्ड सर्वाइव कर सकते हैं, 100। और 100 बर्ड्स को खाने के लिए उनके अंडे वगैरह कुल कितने होते हैं, 3 रेप्टाइल्स। तो सबसे ज्यादा नंबर यहां हुआ, सबसे कम नंबर यहां हुआ और बीच का नंबर यहां हुआ, ठीक है। और बीच का नंबर है जो यहां हुआ। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द अपराइट, दिस इज द इन्वर्टेड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रम्बॉइडल, ठीक है, दिस इज रम्बॉइडल। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चा बायोमास का पिरामिड। बायोमास का पिरामिड जो है याद रखना। अच्छा, नंबर ऑफ पिरामिड कैसा मिला, अपराइट में मिला, इन्वर्टेड में मिला और कैसा मिला, रम्बॉइडल मिला। लेकिन जो बायोमास का पिरामिड होता है ना, ये एक्चुअल में अपराइट और इन्वर्टेड होता है। यहां रम्बॉइडल पिरामिड नहीं होता, जो कि क्रिसमस ट्री के शेप का था, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जरा इधर देखो, जो पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं वो आपको कैसा मिल रहा है, अपराइट। कैसा, किस केस में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, जनरली पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको बायोमास का पिरामिड जो होता है वो इन्वर्टेड दिखता है। लेकिन फिर मैं क्या देता हूं, यहां पर हम जो वेट निकालते हैं बायोमास, वो एक्चुअल में पर यूनिट एरिया में जो ऑर्गेनिज्म हो रहा है उसका कुल कितने ग्राम में उसका ड्राई वेट आ रहा है। याद रखना, ड्राई वेट मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको पॉन्ड इकोसिस्टम मिल रहा है और पॉन्ड इकोसिस्टम में पता चलेगा अच्छा खासा पानी उस पौधे की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया है ना, ऐसा पता चलेगा अच्छा खासा पानी उस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अपराइट हो गया, इन्वर्टेड हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर मैं बायोमास पिरामिड को उसी ग्रासलैंड के केस में अपराइट बता रहा हूं और यहां पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको इन्वर्टेड बता रहा हूं। कैसे, जरा समझना। प्रोड्यूसर जो है, हरे पौधे जो है, उनकी संख्या जो होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और उसके कम होती है स्क्वायरल में। अगर इनका वेट निकालोगे, ये साइंटिफिकली प्रूफ है, इनका वेट हमेशा इनसे ज्यादा मिलता है। इनका वेट सबसे ज्यादा है, इनका उससे कम है। इन स्क्वैलर रैबिट को खाने के लिए स्नेक, फ्रॉग और बर्ड्स की संख्या काफी कम होती है, तो इनका ओवरऑल वेट उस एरिया में उससे भी कम हो जाता है। और लायन 1 या 2 ही होता है किसी इतने बड़े इकोसिस्टम में, तो उसका एक लायन का वेट जो होगा वो कम से कम मान लो 400 किलो है। तो कुल मिला के कॉर्निवोर्स की वहां पे कम से कम 1000 किलो होंगे। और अगर हर्बीवोर्स की बात करोगे तो 10,000 से ज्यादा होंगे। अब पूरे ग्रासेस हाउस के लोगों करीब 1,00,000 किलो के आसपास होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां ग्रासलैंड का भी पिरामिड जो होगा वो अपराइट होगा। इन्वर्टेड में हम किधर चलते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम में। याद रखना, पॉन्ड इकोसिस्टम में हम ड्राई वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एल्गी और ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जिनको फिश या फिश लार्वा वगैरह खाते हैं, ठीक है। और फिश लार्वा को खाने के लिए, फिश लार्वा मतलब उसके बच्चे इस तरह के, क्रस्टेशियंस वगैरह कुछ इंसेक्ट वगैरह होते हैं इस तरह के, मोलस्कन्स वगैरह इस तरह के, आर्थ्रोपोडन वगैरह, उनको खाने के लिए छोटी मछलियां होती हैं और छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां होती हैं। अगर मैं आपको सबका वेट निकालूं, सबको पता है कि एक बड़ी मछली का वेट इतना होता है जिसमें सैकड़ों हजारों छोटी मछली के बराबर हो सकता है। स्मॉल छोटी फिशेस वेट इतना हो सकता है, इनकी संख्या, जिसके हिसाब से उसमें बहुत सारे लार्वा फिश आ जाते हैं और फिश लार्वा की संख्या से ज्यादा एल्गी और ग्रीन प्लांट्स होते हैं। यानी अगर हम ओवरऑल वेट की बात करें तो एल्गी और ग्रीन प्लांट्स का वेट सबसे कम होगा, जैसे पानी से निकालोगे ड्राई करने के। इनसे खाने वाले इंसेक्ट, क्रस्टेशियन, लार्वा का वेट उससे ज्यादा होगा। स्मॉल फिशेस की संख्या जो होती है ना, भले कम हो लेकिन एक एक फिश के अंदर बहुत सारे एक और लार्वा का वेट बराबर हो जाता है, इससे ज्यादा वेट इसका होगा। और बड़ी फिश के अंदर, एक बड़ी फिश में हजारों छोटी मछलियां हो सकती हैं, सबसे ज्यादा वेट इसका होगा। इसका सीधा मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो किसी पॉन्ड इकोसिस्टम में तो बायोमास का अमाउंट बढ़ रहा है, यानी यहां पर क्या हुआ, इन्वर्टेड हुआ, ठीक है। क्या हुआ, ये हो गया इन्वर्टेड। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे मैंने बोला है ऐसे ही समझते चलना।
अब हम चलते हैं एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी के पिरामिड में एक बात कह दूं जो कि स्टेट टीचर्स में आज ही पूछा जाता है, ऐसा कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो ऑलवेज अपराइट होता है? अगर पूछे ऑलवेज अपराइट तो याद रखना दैट इज द एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं आपको एडवांस नॉलेज दे देता हूं। कुछ नए रिसर्च हुए, अभी कोई आज का रिसर्च नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स लगे, ये आपको 15 साल 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक ऐसा पिरामिड है, एक इकोसिस्टम है जहां पर एनर्जी का पिरामिड भी आपको अपवाद स्वरूप मिल जाएगा, जो कि इन्वर्टेड होता है, और वो मिलता है ओशन के अंदर। तो ओशन इकोसिस्टम में कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि पिरामिड इन्वर्टेड हो, नहीं तो हमेशा बोला जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज व्हाट, दैट इज अपराइट। और कई जगह तो ये लिखा गया, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट पीसीएस से भी पूछा गया, पुराने जमाने में यूपीएससी में पूछा जाता था, ऐसा कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता, ऑलवेज अपराइट होता है? तो उसका आंसर लिखा जाता था क्या, वो क्या, एनर्जी। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। और वैसे भी आप समझ सकते हो, जब मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लिंडामैन 10% एनर्जी लॉ पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था? सबसे पहले यहां देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को जब प्राइमरी कंज्यूमर्स में पहुंचते हैं, ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर में पहुंचते हैं, यहां देखो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। 100%, 10%, 1%, 0.1%, 0.01%, यानी अमाउंट ऑफ 10% वगैरह ही ट्रांसफर हो रहा है। और बाकी यहां पे जो चीजें मर रही हैं, फिर से वो डिकम्पोज हो रही हैं, और डिकम्पोज होने के फिर उसी मिट्टी में मिल जा रही हैं, और मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही पौधे ग्रो करते हैं, पौधे लेते हैं और फिर अपना ग्रोथ करते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर आपको क्या मिल रहा है? ऑफ कोर्स ये ग्रीन प्लांट्स ही हैं। ये कौन है? ये ग्रीन प्लांट्स ही हैं। यही ग्रीन प्लांट्स जो हैं इन डिकम्पोजर्स के बाद जो डिकम्पोज होता है उसको एज अ न्यूट्रिएंट्स की तरह लेकर अपना ग्रो करते हैं, ठीक है, उसको लेके अपना ग्रो करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप में से हर किसी को ये चीज समझ में आ चुकी है, और यहां पर वही समझाने की कोशिश की गई है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल के बाद अगले ट्रॉफिक लेवल में लगभग 10 से 15% जो है वो एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा ट्रॉफिक लेवल में समझाने की कोशिश की गई है। और यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में वो फूड सिंथेसिस का काम कर रहे हैं। ये जब भी मरते हैं, कुछ भी मरते हैं, डिकम्पोज होकर मिट्टी में आ जाते हैं, और मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, पौधे इनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब एक अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पे भी क्वेश्चन पूछेगा और मैं समझाता हूं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में वहां टोटल फोटोसिंथेसिस जो हो रही है उससे ओवरऑल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उस जगह की प्रोडक्टिविटी कहलाती है। फिर कह लो किसी पर यूनिट एरिया में, ठीक है, किसी पर यूनिट एरिया में जो वहां पर प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बना रहे हैं वो वहां की प्रोडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है ना। वो क्या कहलाती है? वो वहां की प्रोडक्टिविटी कहलाती है। और प्रोडक्टिविटी के लिए जनरली हरे पौधे होते हैं, और हरे पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं आप सबको पता है, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर बिकॉज दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सो दे इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसाइज ऑन फूड मटेरियल, ठीक है ना। देन दे सिंथेसाइज कॉल एज अ फूड प्रोडक्टिविटी। अब बात ये होती है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है उस जगह पर अवेलेबल जो सोलर रेडिएशन है वो कैसा है, और नेचर ऑफ प्लांट्स पे भी, ठीक है ना, नेचर ऑफ प्लांट्स पे भी, ठीक है। और यहां पर होता है कि आपको बताऊं, प्रोडक्टिविटी में जो सन की लाइट होती है, यानी जो लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी होती है, वो जाकर केमिकल एनर्जी यानी पौधों के अंदर फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी के केस में क्या होता है, सन की लाइट्स में जो पौधे फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं वो ले जाते हैं, और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी का मतलब वही कोई ग्लूकोज हो या प्रोटीन हो या फैट हो जो पौधों के अंदर बनता है उस फॉर्म में ले जाके स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक भी चीजें समझ में आ गई हैं। और आगे चलो, अगर हम प्रोडक्टिविटी की टाइप्स पे जाए, ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करें, यानी प्रोड्यूस यानी प्रोडक्टिविटी यानी फोटोसिंथेसिस, सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब जरा सुनो, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें, यहां देखो तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, समझना। पहला जिसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और तीसरा जिसे हम कहते हैं मित्र नेट प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी 2 तरह की प्रोडक्टिविटी हो जाती है, एक जिसे हम जीपीपी और दूसरा जिसे हम कहते हैं एनपीपी।
जीपीपी का मतलब होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना। तो पहला हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर जीपीपी और एनपीपी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद दूसरा होता है बच्चा दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और तीसरा दैट इज नेट प्रोडक्टिविटी। हाँ एक मिनट, नेट प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग है, इसको बारीकी के साथ ध्यान रखना। एवरीबडी रिमेंबर गाइस, है ना, क्योंकि यहां पर आप ब्लेंडर कर सकते हैं। दोनों में नाम नेट नेट दिख रहा है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, और दूसरा है नेट प्रोडक्टिविटी। अब जरा मैं आपको समझाता हूं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। पहली बार जब पौधे यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस करके, पहली बार जब पौधे, है ना, फोटोसिंथेसिस कर अपना फूड का निर्माण करते हैं। अगेन रिपीट, जब पौधे फोटोसिंथेसिस करके फूड का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, वो प्रोडक्टिविटी जो पौधे के अंदर पहली बार सिंथेसिस होती है उससे हम कहते हैं बच्चा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? फोटोसिंथेसिस करने के बाद पौधे ने जो फूड बनाया है, जो उसके अंदर स्टोर हुआ है, ये पहला ऐसा फूड है जो प्लांट के अंदर बन रहा है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब बात ये होती है कि फोटोसिंथेसिस करके जो फूड कुल बना है वो कुल कितना बना है। टोटल अगर प्रोडक्टिविटी के बाद जो फूड बना है, टोटल फूड सिंथेसाइज्ड, है ना, टोटल फूड सिंथेसाइज, है ना, आफ्टर फोटोसिंथेसिस, उसको हम ग्रास कहते हैं, उसको हम ग्रास कहते हैं। फिर मैं कह रहा हूं प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया, ठीक है, पहली बार पौधे के अंदर कुछ बनकर आया, वो हुआ प्राइमरी। अब टोटल प्लांट ने कितना फूड सिंथेसिस करके फूड बनाया उसको हम कहते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बात होती है कि उसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए आप जीपीपी माइनस आर कर दो। आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन या फिर हम इसी को कहते हैं लॉस। तो यानी सीधा मतलब हुआ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, टोटल फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्लांट्स ने फूड बनाया वो वैल्यू जो थी उसमें से जो लॉस हो गया उसको माइनस कर दो, उसके बाद जो बचा वो एक्चुअल में दैट इज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या यही होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वृद्धि करता है, विकास करता है, तो वो अपने एनपीपी के बेस पे ही करता है। जैसे मैंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, पौधे ने क्या किया, टोटल फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लिया, जीपीपी हो गया, उसमें से अच्छा खासा फूड इसने यूज में ला दिया, उसने यूज कर लिया। कैसे यूज में लाया? जो ऑक्सीजन अपना पौधा ले रहा है उसकी मदद से जो फूड है वो डिसोसिएट हो रहा है, तो जो फूड बना था उसमें अच्छा खासा फूड खर्च हो गया, पौधे ने अपने आप को एनर्जी लेने के लिए कर लिया रिस्पिरेशन प्रोसेस में। तो रिस्पिरेशन ही वो तरीका होता है जिससे पौधे के अंदर जो पौधे ने फूड बनाया है वो उसके अंदर हजम हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वही होता है किसी पौधे की शाखाएं, ब्रांचेस और हाइट उसकी बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा एक्चुअल ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो एनपीपी से ही डिफाइन होता है, टोटल में से कुल लॉस कितना हो गया। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप उसको बहुत सारा खाना खिलाते हैं, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन देते हैं। क्यों? ताकि पौचे के अंदर खूब सारा खाना जाए, और बच्चा जब ऑक्सीजन लेता है तो उसमें से उस भोजन को तोड़ता है, और अगर खाना ज्यादा खाया है तो भोजन को तोड़ने के बाद उसके अंदर फिर भी बहुत सारा भोजन बच जाता है, नहीं ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है, बन जाता है, और जो शरीर का हाइट और लेंथ और ज्यादा अच्छा बनाता है। इसीलिए माँ बाप हमेशा बचपन में आपके पीछे पड़े रहते थे बहुत ज्यादा खिलाने के चक्कर में। पर आज आपको ऐसा नहीं करना। क्यों? अगर आज आप हो गए तो आपकी टमी मम्मी एकदम अजीब सी निकल आएगी। उसके पीछे रीजन यही होगा कि आपने खाना तो खूब खाया लेकिन उसको क्या किया, उसका रिस्पिरेशन के थ्रू लॉस नहीं किया, तो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर आपका वेट बढ़ेगा। ये वाला ग्रोथ तो आपका हो चुका है, अब आपका ये वाला ग्रोथ बढ़ना शुरू होगा ना, ये वाला ग्रोथ बढ़ना शुरू होगा, इसलिए इसको कंट्रोल करो। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझा दिया। एक्चुअल ग्रोथ या कोई जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म में वो यही होता है। एक्चुअल ग्रोथ जो होता है वो एक्चुअल में यही होता है जिसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बात होती है भाई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। अब देखो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करने के बाद जो पौधे के अंदर आया, जो बना, अब वो कहां जाएगा? वो ट्रांसफर होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म में। क्यों नहीं होगा? आप मुझे बताओ, एक कोई प्लांट है, उसने फोटोसिंथेसिस किया, रिस्पिरेशन किया, उसके बाद उसका जो पूरा ग्रोथ हुआ, इसको किसने खाया? इसको खाया किसी इंसेक्ट ने। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिव वो प्रोडक्टिव होगी जो प्रोडक्टिविटी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होती है, जो यहां आती है, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को द प्रोडक्टिविटी विच आर गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म, वो हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है? देखो, नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म
कोई भी हो, चाहे ये हो, पौधा हो या कोई इंसेक्ट हो या कुछ भी हो, किसी इकोसिस्टम में पड़ा हुआ है, जब वो सब मर जाते हैं, मरने के बाद वो क्या करते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद उनका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन उस मिट्टी में छूट जाता है और वही होता है एक्चुअल नेट प्रोडक्टिविटी, जो उस जीव का वहां पर बच जाता है। फिर से वहां पर कोई पौधा लगाया जाता है और पौधा उस न्यूट्रिएंट को ले लेता है, वही बची हुई प्रोडक्टिविटी डिकम्पोज होने के बाद नेट प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अब जैसे एक बच्चे ने एक दिन बोला, सर अगर मेरा वेट बहुत ज्यादा है तो मरने के बाद मैं दुनिया को अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी दे के जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं तुम मरो ही क्यों, लंबा जियो, लॉन्ग लाइफ जाओ, क्यों अपना वेट बढ़ाते हो, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें करते हो। अब मेरे ख्याल से वो हंसी मजाक का एक एग्जांपल था जो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है। जो लोग ज्यादा मोटे हैं उनके मरने के बाद, उनका डिकम्पोजिशन के बाद उनका नेट प्रोडक्टिविटी वाला कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिट्टी में ज्यादा बचेगा। यही लॉजिक है जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आपको टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी के ये तीनों प्रोडक्टिविटी समझ में आ गए, ठीक है। और आगे बढ़ो। आपके पेपर में यूपीएससी ने कई बार प्रोडक्टिविटी के चार्ट पर क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बचा, 2 टाइम्स यूपीएससी ने क्या किया, कुछ इकोसिस्टम्स के नाम लिख दिए, है ना। ये डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये मैंग्रोव्स है, ये कोरल रीफ्स है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। ऐसे उन्होंने बढ़िया बढ़िया 6-7 एग्जाम्पल दे दिए। 2 बार ये क्वेश्चन है और उन्होंने कहा भाई ये बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और काफी लोगों को नहीं समझ में आता है। एक बार एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिया और ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, ये कैसे हम पता करेंगे। तो मैंने कहा आपके रिसोर्सेज ठीक नहीं है। अगर आप जाके एनवायरमेंट की किताब पढ़े होते, मैग्रॉली जो मैं लिखा था, वहां पर व्हिटेकर का एक प्रोडक्टिविटी चार्ट लिखा हुआ है। अगर ये प्रोडक्टिविटी चार्ट को अगर अपने दिमाग में सेट कर लो तो वो क्वेश्चन जो 2 बार आया है, मतलब रिपीट भी हुआ है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं इन प्रोडक्टिविटी के बारे में जो मैंने इस पीपीटी में आपको दिखाया है, और उसके बाद मैं लिए चलता हूं व्हिटेकर का चार्ट जो मैं यहां स्क्रीन पे एक बार दिखा रहा हूं। अब आराम से किताब में उसको बैठकर समझकर उसका लिंक समझ जाएगा यहां पे क्या क्या चीजें हैं। अब देखो यहां पर पहले प्राइमरी प्रोडक्शन की बात होती है, जहां पर आता है क्या, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सबको समझ में आता है। टोटल अमाउंट जो होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस का होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की मदद से जो होता है, वो कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सर अभी आपने बोला था नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, और आर वही होता है जो कि लॉस हो गया उसके अंदर जो फूड बना था उसमें से, उसके बाद जो बचा एक्चुअल में वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और एक्चुअल में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही किसी ऑर्गेनिज्म का उसका अपना एक्चुअल ग्रोथ है। वही क्या कहलाता है, वही उसका अपना एक्चुअल ग्रोथ है, यानी रियल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये हो गया रियल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इधर आ जाओ। अब देखो यहां पे जब आप स्क्रीन पे जाओगे तो आपको क्या है, यहां पर पूरा का पूरा एक चार्ट मिल रहा है, और यही वो चार्ट है जो मैंने आपको बोला था व्हिटेकर, है ना। व्हिटेकर नहीं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया है। ये इसका सोर्स जो है अगर आप जाओगे तो मैंने दे रखा है, व्हिटेकर 1975 में पेपर पब्लिश करते हैं, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम ED2 न्यूयॉर्क मैकमिलन पब्लिकेशन CO 385 PP। यहां पर जाओगे आपको ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी एस्टिमेट लिस्ट, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट जहां पर यूपीएससी ने पिछले कई सालों में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, आप में से हर किसी को बोलूंगा आप इस पर दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ और सिर्फ इस पे दिमाग लगाओ, इसी चार्ट को समझो। अगर मैं यहां पे पूछूं, ये बताओ सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी दिख रही है, आप मुझे बताओगे सर यहां पर सबसे ज्यादा किस चीज की दिख रही है, तो ये दिख रहा है 2500, जो कि एल्गल बेड्स एंड कोरल रीफ्स है। इसका मतलब है दुनिया में कोरल रीफ्स ही वो है जिनकी प्रोडक्टिविटी, है ना, नेट प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या दिखता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 2200, ठीक है। ये एक फैक्चुअल डेटा है जिसको पूरा प्रूफ किया है किसने, व्हिटेकर ने, और इसी व्हिटेकर के प्रोडक्टिविटी चार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखना, इसमें कभी आपके पेपर में टेम्परेट ग्रासलैंड दिया गया है, कभी टुंड्रा दिया गया है, कभी डेजर्ट दिया गया है, कभी मैंग्रोव स्वैम्प एरिया दिया गया, कभी लेक दिया गया है, कभी ओशंस दिए गए हैं, कभी एल्गल ब्लूम्स दिए गए, और कभी इस तरह के, है ना, एस्चुरीज दिए गए। ये वो टिक मैंने किया है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट को आप सब ध्यान रखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं टिक कर रहा हूं। इसका एक आइडिया लगा, सवन्ना देख लो, ठीक है,
टुंड्रा एल्पाइन, डेजर्ट देख लो, ठीक है, उसके बाद लेक वगैरह देख लो, मार्शी एरिया देख लो, उसके बाद ओपन ओशन देख लो और एल्गल बेड्स एंड रीफ्स के साथ एक एस्चुरीज भी देख लो, ठीक है, इसके साथ ही एक आप एस्चुरीज भी देख लीजिए। तो ये वो चीजें हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये वो लिस्ट है जो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर एग्जामिनेशन अगेन। और फिर अगली बार आप मुंह मत बनाना कि क्वेश्चन कहां से आता है, इसके लिस्ट बनाकर एक ऑर्डर बना के आप तैयार कर लेना, सोर्स आपके पास है। अब सबको समझ में आ रहा है किताब में जो दी गई है वो कहां है। ये चीजें आपको और किताब में नहीं मिलेगी, मैं इशारों में आपको बता रहा हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। इसीलिए आपको उन किताबों को पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर कितना बनता है आप में से हर विद्यार्थी को समझ में आता है कि सर ऐसा क्या है कि इन किताबों से अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं, 3 साइकिल ऐसा है जहां पर यूपीएससी में हमें पढ़ना है। 3 साइकिल है जो हमें यहां पर यूपीएससी में पढ़ना है। एक जिसका नाम है कार्बन साइकिल, दूसरा जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल और तीसरा जिसका नाम है फास्फोरस साइकिल। तो 3 साइकिल हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। पहला कार्बन साइकिल, दूसरा नाइट्रोजन साइकिल और तीसरा फास्फोरस साइकिल। और अगर इन 3 साइकिल को आप ठीक से पढ़ लो तो आराम से बच्चा आपके पेपर में, जो मैं पीछे के 2011 से आज तक की बात कर रहा हूं, लगभग 6 क्वेश्चन आपके पेपर में सिर्फ कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन और फास्फोरस साइकिल पर ही आया है। यहां तक कि कार्बन साइकिल वाले क्वेश्चन तो रिपीट भी हुए हैं, सेम क्वेश्चन, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, उसके ऑप्शन का जो ऑर्डर था उन्होंने वो चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके ऑप्शंस के जो ऑर्डर है उन्होंने चेंज कर दिए हैं। तो आइए हम लोग कुछ साइकिल्स पढ़ते हैं। बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, जियो का मतलब अर्थ के साथ उनका रिलेशन भी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ के साथ चलने वाली एक जो साइकिल है जिसको हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। और केमिकल साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पूरा कुछ केमिकल कंपोजिशंस की बात होगी, उसके डिकम्पोजिशन की बात होगी, उसके निर्माण की बात होगी, इसलिए हम इसको केमिकल का नाम भी देते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्र, इधर आओ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। कार्बन साइकिल का यहां पर आपको एक साइकिल दिया हुआ, किताब उठा लो और किताब को देखते चलो। पहले मैं कुछ तरीके बताता हूं कैसे आप इस चीज को समझोगे। देखो यहां पर 2 टर्म है जो मैं आप सबको बताऊंगा, इन 2 टर्म को याद रखना। एक शब्द जिसे हम कहते हैं सिंक और दूसरा शब्द जिसे हम कहते हैं सोर्स, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं, कार्बन साइकिल पर चलने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले मैं उसे क्लियर करता हूं, फिर मैं यहां तक लौटूंगा, ठीक है। इधर आओ, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको, कीवर्ड्स हैं जो कार्बन साइकिल के लिए जरूरी होंगे, ठीक है। ये वो है जो कार्बन साइकिल को समझने के लिए आपको पहले जानना होगा, ठीक है। क्या क्या है यहां पे देखो, एक टर्म है जिसका नाम है बच्चा फोटोसिंथेसिस, दूसरा टर्म है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है जरा समझो। रेस्पिरेशन में भी 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कुछ एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा कीमोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हैं, पहले इस पे छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। चलिए पहले हम आपको लिए चलते हैं, ठीक है, इधर आओ। पहले हम आपको लिए चलते हैं, समझो भाई, है ना, हाँ इधर आओ। देखो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, जरा समझना बच्चों, है ना, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, ठीक है, एक तरफ, तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होता है 6CO2 प्लस 12H2O, समझना बच्चों, है ना। ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, and in the presence of chlorophyll, got it। तो 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight, temperature और chlorophyll, प्लांट क्या करता है, प्लांट है ना, प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है जिसको हम कहते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O, ठीक है, और प्लस 6H2O, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, जरा देखना, प्लांट एटमॉस्फेयर के CO2 को लेता है और जब कहीं से CO2 या कोई इस तरह की चीज ली जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम कहते हैं सिंक। इसको हम क्या कहते हैं, सिंक।
इसको हम कहते हैं सिंक। और इस प्रोसेस में होता क्या है बच्चा, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलता है और जहां पर कोई चीज निकलती है उसको कहते हैं सोर्स। तो जो चीज कहीं पर यूज की जाती है उसे कहते हैं सिंक, और जो चीज कहीं से निकलती है उसे कहते हैं सोर्स। तो ये सिंक और सोर्स आपके सामने है, आप इनको देख लो। ओके, तो ये सिंक और सोर्स आपके सामने है, ये आप इनको अच्छे तरीके से देख लो बच्चों। ठीक है, तो एक हो गया सिंक और दूसरा हो गया सोर्स। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जहां पर CO2 एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, वाटर जमीन से लिया जाता है, और ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से पौधे क्या करते हैं, है ना, कुछ फैक्टर्स जिनकी मदद से पौधे क्या करते हैं, फूड सिंथेसिस का काम करते हैं, और जाकर ये ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बाहर आता है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर अगर हम आगे बढ़ें, रेस्पिरेशन की बात करें, पहले इन सब चीजों को सुन लो जो कि जरूरी है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कभी भी कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल और फास्फोरस साइकिल कभी भी क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है, और मैं यहां सिर्फ टाइम पास करने नहीं आया हूं, अगर आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो उसको समझना भी होगा। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, पहला जिसको हम कहते हैं बच्चा एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा जिसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है और वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में कौन कौन सा रेस्पिरेशन है, किस तरह का है, जरा चीजों को समझना, मैं जरा चीजों को समझाता हूं। देखो इधर देखो, ऐसा है, जो आपने फूड खाया है, मान लो ग्लूकोज है वो C6H12O6, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटने जा रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो चीज होती, इस प्रोसेस में बच्चा CO2 बनता है, ऑक्सीजन यूज होता है, प्लस आपको वाटर मिल गया, और प्लस यहां पर आपको है ना प्लस यहां पर आपको एसिड मिल गया, प्लस यहां पर आपको एनर्जी मिल गई। एनर्जी जो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो बहुत कम होती है, जिसको हम कहते हैं ATP। एक मिनट, CO2 मिल गया, प्लस वाटर मिल गया, और प्लस एनर्जी मिल गई, है ना, एनर्जी मिल गई। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, और यहां पर जो एनर्जी होती है लगभग 36 ATP होती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ग्लूकोज यानी C6H12O6 जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है, यहां ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटा तो बच्चा यहां भी CO2 निकलता है, कुछ एसिड टाइप की चीजें होती हैं, और यहां पे भी एनर्जी बनती है। पर इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है उसका लेवल बहुत का, ATP आपको पता होगा फिजिक्स में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। मैं सिर्फ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बताकर यह कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब यहां पे ग्लूकोज के टूटने पर एनर्जी का लेवल कम है, या ग्लूकोज के टूटने पर एनर्जी का लेवल ज्यादा है ना। ग्लूकोज के टूटने पर एनर्जी का लेवल यहां पे कम है, देखो ना, यहां 2 ही बन रहा है, और यहां पे जो है बच्चा वो 36 ATP बन रहा है। ठीक है, वो कितना बन रहा है, दैट इज 36 ATP। ओके, दैट इज 36 ATP, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, आपको पता है ना, बैक्टीरिया वगैरह जो मिट्टी के अंदर होते हैं या बायोगैस सिस्टम वगैरह में, या फिर दही जमाते समय हमारी मम्मा भी क्या करती है, उस मिल्क के अंदर थोड़ा सा दही डालती है और उसके बाद उसको ढक देती है, क्योंकि वहां पर सारा रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और सबको पता है वहां पर किस तरह की चीजें बनती हैं, एसिड वगैरह बनता है, वही दही लैक्टिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है और आप खट्टा खट्टा सा लगता है। ठीक है, तो कोई सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफिटिक समझते हो, सेप्रोफिटिक जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेड एंड डेब्रीज मटेरियल को खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, वो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली आपको कैसे मिलते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो आपको एनारोब्स मिलते हैं, है ना, वो आपको एनारोब्स मिलते हैं। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें अभी आपके पेपर में आने वाली हैं। ठीक है, पेपर का मतलब जो कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह का जो यूज होगा, फिलहाल ये चीजें अभी मैंने कार्बन साइकिल के हिसाब से लाया है जो आपके सामने है। और आगे बढ़ो, अब हम एक्चुअल में इसके बारे में बात कर रहे थे, इसमें भी कुछ बातें और जरा करेंगे। देखो जरा, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता आप में से किसी को फोटोसिंथेसिस और एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में अब कुछ दिक्कत होगी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड भी बनाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया और एल्गी,
है ना। साइनोबैक्टीरिया और एल्गी आपको ऐसे मिल जाएंगे, है ना, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म भी हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, यानी सन की लाइट में फोटोसिंथेसिस कर फूड नहीं बनाते हैं। उनके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी कीमो मतलब केमिकल्स, और केमिकल का मतलब मैंने कहा कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो सिंथेटिक यानी भोजन निर्माण का कार्य करते हैं, उनको हम कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड बनाने के लिए यहां पर सनलाइट की जरूरत नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फूड निर्माण का काम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टीरिया, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो मैंने आपको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में बताया था, कब, जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया था। तो ये आपको ऐसे मिलेगा। इसके अलावा बैगिएटोवा है ना, बैगिएटोवा है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये मैं कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं जो आपको पता चल जाए कि बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फूड बनाते हैं, ठीक है, कुछ सन की लाइट के प्रेजेंस में, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं जिसकी वजह से बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के माइक्रोऑर्गेनिजम्स दो तरह के नेचर में हो जाते हैं फूड सिंथेसिस के बेसिस पर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां पर कुछ केमिकल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने यहां पर बेसिक कंसेप्ट दे दिया जो आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं हम कहां, कार्बन साइकिल की तरफ। यहां पर मैंने तुम लोगों को कुछ बातें बताई हैं, जरा देखना। वो एरो जो नीचे की तरफ है बच्चा, वो है सिंक, और वो एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो हो रहा है सोर्स। सोर्स का मतलब हुआ कि वो कहां से उत्पन्न होकर आया, और सिंक का मतलब जहां से वो प्रयोग में लाया गया। अब अगर हम आप लोगों से ये पूछें कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां होता है, तो आप खुद कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, हवा में भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के अंदर घुलनशील भी होता है। जब मैं आपको आगे पोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा यही कार्बन डाइऑक्साइड जल के वाटर के साथ मिलकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसपे भी यूपीएससी ने 2016 के आसपास क्वेश्चन पूछा है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी लगातार एसिडिक होती जाती है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ओशन एसिडिफिकेशन। और लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर का मतलब होता है जो मृदा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके बारे में। अब आप पूछोगे सर मृदा यानी मिट्टी के अंदर कहां पहुंच रहा है, अरे भाई जो सॉइल के पोर होते हैं उसकी मदद से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सब अंदर जा रहा होता है। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिजर्वायर है वो तीनों जगहों पे है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वायर है वो क्या है, वो आपको तीनों जगहों पे मिल रहा है। आप जरा समझो बच्चों, है ना। आप सबको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इन जगहों पे मौजूद है, सीधा पौधों के अंदर, पौधे फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं, ये देखो सिंक हुआ। और उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इनके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिनकी वो क्या करते हैं, वो भी CO2 को लेकर क्या करते हैं, वो भी CO2 को लेकर फूड निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर भी सिंक हुआ और कुछ कीमोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने जो बनाया, चाहे हरा पौधा बना हो, चाहे जो कीमोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना जो प्रोडक्ट हो, वो उसको हर्बीवोर एनिमल्स ने खाया, यानी जो शाकाहारी है उनने इन चीजों को खाया क्योंकि ये वेज प्रोडक्ट्स हैं। अब हर्बीवोर्स ने जो खाया, जो हर्बीवोर जो हो गया शाकाहारी जीव, इनको खाने वाले जो हो गए वो कार्निवोर्स हो गए, या फिर हेट्रोट्रॉफ्स हो गए जो इनसे फूड या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, जो फूड या न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब देखो जो हर्बीवोर्स होते हैं शाकाहारी जीव, वो भी सांस लेते हैं, ठीक है, और जो कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी, वो भी सांस लेते हैं, और ये सांस लेकर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करके क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में CO2 निकालते हैं। तो ये देखो यहां पर रेस्पिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे CO2 एटमॉस्फेयर में निकलता है। मान लो यही हर्बीवोर शाकाहारी और यही कार्निवोर्स मांसाहारी जब ये मर जाते हैं तो क्या होता है, डेथ और डीके होता है। और या फिर मान लो ये जो पौधा है ये भी मर जाता है तो डेथ एंड डीके होता है। डेथ एंड डीके किसके द्वारा होता है, सर ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो अभी आपने बोला था एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करिए, देखो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया वगैरह डिकंपोजर्स होते हैं, वो इनको डिकंपोज करके CO2 में फिर कन्वर्ट कर देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा भी होता है कि इनके मरने के बाद आप इनको क्या करें, इनको जला दें, और इनको डायरेक्ट अगर कंबशन कर देंगे, चाहे हर्बीवोर्स हो चाहे ये कार्निवोर, ये सब सीधा फिर जलने के बाद एटमॉस्फेरिक CO2 में चले आते हैं। तो यहां वाले एरो आपको सिंक मिल रहे हैं और ये वाले एरो आपको सोर्स मिल रहा है। इसके अलावा CO2 और कहां से आता है, सुनना जरा बच्चा। हमारे नेचर में जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें हैं, जब इनको जलाया जाता है, इनके कंबशन से भी धुआं निकलता
होता है जिसमें CO2 होता है। इसके अलावा जो गर्म झरना हॉट स्प्रिंग्स होता है वो भी CO2 निकालते हैं, और जो वॉल्केनोज वगैरह निकलते हैं वहां से भी वॉल्केनो के जब फटते हैं वहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। आप स्क्रीन देख लो, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो यहां पर मैंने आपको ना समझाया हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको ना समझाया हो। नीचे की तरफ होने वाला एरो सिंक है, ऊपर की तरफ होने वाला जो एरो है वो सोर्स है। केमिकल कंबस्शन जो लिखा पता है इसका मतलब क्या होता है? जलना। जैसे कोयले को लिया और जला दिया, पेट्रोल को लिया जला दिया, इसको बोलते हैं केमिकल कंबस्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल कंबस्शन। बढ़िया से देख लो स्क्रीन पे, यहां पे कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ यहां पे है नहीं जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम हो। आगे लिए चलते हैं, इधर आओ। अब हम चलते हैं कहां? नाइट्रोजन साइकिल की तरफ। फिर मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन साइकिल पर जाने के लिए अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं सुना है, कौन सा? जब मैं आपको सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन पढ़ा रहा था, यानी जब मैं आपको म्यूचुअलिज्म पढ़ा रहा था, उस समय मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन जो दाल के पौधों में करते हैं इन पल्सेस प्लांट, वो मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था ये सारी की सारी चीज़ें आपको नाइट्रोजन साइकिल में आएंगी। मैं यहाँ आपको डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ, आगे मैं मेहनत नहीं करूँगा। इस चीज़ को आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, या अगर भूल चुके हैं फिर से जाइए पीछे और उस चीज़ को देख लीजिए। उसको देखने के बाद 15-20 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद फिर आप नाइट्रोजन साइकिल पर दोबारा आइए अगर आप भूल चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स दे दिया है। फिर वही चीज चलेंगे नाइट्रोजन में। इधर देखो, पर यहां पे थोड़ा समझना बच्चों, ये वाला जो जगह है ना, ये है ना, ये एरो नीचे वाली जो जगह है ये सॉइल को बताता है और ऊपर वाली जगह जो है वो एयर यानी एटमॉस्फेयर को बताता है। ये मिट्टी हो गई, ये मिट्टी के ऊपर की चीज हो गई, ये मिट्टी के नीचे, मतलब मिट्टी की बात हो गई। ठीक है, और नीचे आपको पूरा का पूरा क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन दिख रहा है, जो आपको मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर अच्छे खासे तरीके से दिख रहा है यहां। ठीक है, और ऊपर आपको पता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस होती है तो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ये होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट? दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब जरा समझो, पहले मैं चीजों को समझाता हूं। ठीक है, पहले मैं नीचे चीजों को समझाता हूं। सबको पता है मिट्टी के अंदर नाइट्राइट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, मिट्टी के अंदर नाइट्राइट्स होते हैं, मिट्टी के अंदर अमोनिया होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई? हाँ सर, ये आपने बोला था जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में है, ठीक है, वो मिट्टी के अंदर आता है। और मिट्टी के अंदर आकर कौन सा प्रोसेस होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर मैं बता रहा हूं, ये एरो नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये क्या है बच्चा? सिंक। और यहां पर यूज किया जा रहा है एटमॉस्फेयर से, और जो एरो ऊपर है ये किसको बता रहा है? सोर्स। तो एक हो गया सिंक और दूसरा हो गया सोर्स। तो सिंक मतलब हम उसको यूज कर रहे हैं, और सोर्स का मतलब वो वहां पे जनित हो रहा है या जनरेट हो रहा है। अब जरा समझो होता क्या है। हमने क्या किया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, पौधों ने क्या किया? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया इन चीजों में बदल चुका है। ठीक है, ये सारी चीजें नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको समझ में आ रही थी। हाँ सर, वहां पर ये चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, वहां पर ये चीजें बनी हुई थी, यानी अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये सारे प्रोसेस सॉइल में चल रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब सॉइल में नाइट्रोजन कहां कहां से आता है? एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से आ गया, ठीक है। दूसरा, जब रेनफॉल होता है, आपको पता होगा जब आपको मैं एसिड रेन पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा एसिड रेन में भी नाइट्रिक एसिड होता है या नाइट्रस एसिड होता है। यह नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड भी जब बारिश होती है तो मिट्टी में आता है। ठीक है, तो रेनफॉल के द्वारा भी आपको नाइट्रोजन कंपाउंड्स के रूप में नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर आते हैं। दूसरा, तीसरा क्या होता है? जब सनलाइट कह रहा हूं, जब क्लाउडिंग एंड थंडरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग। याद रखिएगा आज से, जब क्लाउडिंग एंड थंडरिंग होती है वो भी इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जनरेट करते हैं। तो क्लाउडिंग थंडरिंग भी एक रीजन है क्या
नाइट्रोजन जनरेट करने का। इस तरीके से मिट्टी में पहुंचा क्या, नाइट्रोजन। अब क्या होता है, अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन होने के बाद मिट्टी में से पौधे ने क्या किया, पौधे ने उसको यूज कर लिया और अपना ग्रोथ कर लिया। ठीक है, पौधे ने अपना ग्रोथ कर लिया। तो यहां आपको दिख रहा होगा पौधे की जो जड़ें हैं वो इनको एब्जॉर्ब करके अपना ग्रोथ कर रही हैं और पल्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है। हर किसी को समझ में आ रहा है इस डायग्राम में। और सुनो, यही नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, मान लो यही पेड़ पौधे अगर हैं जो आपने मिट्टी में आया और मिट्टी में आपने काटकर फिर उसको सीधा जला दिया। अगर आपने इनको जला दिया, कंबशन कर दिया, तो पेड़ पौधों की पत्तियां जो बच गई दाल वाले पौधों के ही, उन्होंने अच्छा खासा CO2 के साथ नाइट्रोजन के एटमॉस्फेरिक गैसेस से कंपाउंड्स भी हवा में बनाए जो यहां आया। और तीसरी चीज मैंने आपको एक चीज और बताया था, नाइट्रोजन सॉइल के अंदर किसी भी फॉर्म में मौजूद हो, सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो या तो अमोनिया हो या नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो, उसको फिर से डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन करके क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर यही नाइट्रोजनस कंपाउंड फिर एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन में आ जाता है। ठीक है, और यहां पर मैंने कुछ बैक्टीरिया के नाम आपको पीछे बताया, जैसे स्यूडोमोनास, जो कि बड़ा कॉमन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया था जो डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा था। इसीलिए मैंने कहा एक बार जाकर पीछे आप देख लो, मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपको आगे चलकर नाइट्रोजन साइकिल में ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक सो यहां से अब किसी को दिक्कत होने वाली, और हर किसी को नाइट्रोजन साइकिल अच्छे तरीके से समझ में आता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कोई वेस्ट है, समझना, अगर मान लो कोई वेस्ट है, वेस्ट का मतलब मान लो ह्यूमन डिस्चार्ज है ना, मान लो ह्यूमन डिस्चार्ज भी है, कोई भी यूरिया है, किसी भी एनिमल का यूरिया होता है। आपको पता है यूरिया वगैरह में भी क्या होता है, उसका फार्मूला होता है NH2CO आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें जो सॉइल के अंदर होती है ना, जब से ही सॉइल में अगर मान लो यूरिया है, सन की रोशनी आती है, सनलाइट आता है, ये उसके साथ रिएक्ट करता है और यहां से भी आपको बताऊं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में आते हैं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई केमिकल यूरिया डालें या फिर किसी एनिमल का एक्सक्रीटा ही है उसमें भी यूरिया होता है, और जब वो यूरिया सनलाइट के इफेक्ट में आके रिएक्शन करता है, उस कंडीशन में भी नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो केमिकल यूरिया किसान डाल रहा हो या फिर कोई नेचुरल किसी ह्यूमन का या किसी एनिमल का एक्सक्रीटा हो, तो इसमें भी अच्छा खासा यूरिया होता है और यूरिया के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। तो वो सनलाइट के इफेक्ट में आकर रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह बनाते हैं और जो एटमॉस्फेयर में आते हैं, और आगे लिए चलते हैं। इधर आओ बच्चों, अब चलते हैं फास्फोरस साइकिल की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं फास्फोरस साइकिल की तरफ। इधर आओ, फास्फोरस साइकिल को फिर समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां पर फिर वही जाना है, यहां पर इधर की तरफ सिंक है, ध्यान रखना, यानी एरो नीचे इधर आ रहा है। यहां पर इधर की तरफ सोर्स है, यानी कि एरो ऊपर जा रहा है। तो यहां पर इट इज अ सिंक एंड इट इज अ सोर्स। ठीक है, अब जरा समझना हो क्या रहा है। ठीक है, देखो यहां पर कुछ कंडीशंस हैं जो आपको दिख रही होंगी। एक प्लांट्स है, एक पार्ट्स को मैं गोल कर दूंगा जब मैं समझाऊंगा। इस प्लांट्स को एनिमल ने खाया, ठीक है। अब ये प्लांट्स जो एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स ने क्या किया, अपना एक्सक्रीशन किया, यानी उसका वेस्ट आया। ठीक है, और साथ ही साथ एनिमल्स की जो हड्डियां और दांत होते हैं वो असल में इनके अंदर फास्फोरस के कंपाउंड अवेलेबल होते हैं। समझ में आई बात? तो सर इसका मतलब हड्डियों और दांतों में फास्फोरस पाए जाते हैं, बिल्कुल आपको ये बता रहा है। अब यही हड्डियों में जो ये होता है या इसके एक्सक्रिएशंस होते हैं, जो एक्सक्रीशन होता है वो कहां पहुंचता है, मिट्टी के अंदर। वहां पर जो फास्फेट के फॉर्म में वो डिसॉल्व वहां पे पड़ा रहता है। ठीक है, दूसरा आपको बताऊं, ऐसा भी हो सकता है कि जो टीथ और जो बोन्स हैं ये आपको किसी मराइन इकोसिस्टम में पहुंच जाए। क्यों नहीं हो सकता? मान लो वो जानवर कोई मछली या उस तरह की चीज हो, तो वहां पर कोई एनिमल है एक्वेटिक सिस्टम में, वो जाकर उसके सेडिमेंट्स में जाके बैठ जाएगा। शैलो का मतलब होता है जहां पर बहुत गहरा पानी नहीं है, शैलो वाटर याद रखना, बहुत डीप नहीं है, कम डीप है। ठीक है, अब यहां पर जो सैलो मैराइन सेडिमेंट्स होते हैं, जिसके बोन और टीथ से जो फास्फोरस आ रहा है, जो यहां पे बैठा है, इसको सीवीड्स खाते हैं। यस, सीवीड्स के ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सीवीड्स आप जानते हैं एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं अलग तरह के। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको सीवीड्स इन फास्फोरस के कंपाउंड को ना खाते हो, जबकि वो जाकर पानी में नीचे बैठ जाता हो।
सेडिमेंट में, पानी में बैठ गया तो फिर किसी के काम का नहीं है। अब वही सीवीड जो होते हैं जो इनको न्यूट्रिएंट्स की तरह लेते हैं इन सेडिमेंट्स में, इनको खाते हैं कौन? मैरीन बर्ड्स एंड फिशेस। इनको कौन खाते हैं? मैरीन बर्ड्स एंड फिशेस खाते हैं। अब सुनो, यही मैरीन बर्ड्स और फिशेस जो इनका वेस्ट होता है या फिर जो सैलो मराइन सेडिमेंट्स में जो ये बोन्स वगैरह के जो डिपॉजिट हो रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं जो इनकी बात कर रहा हूं, ये जो इन जगहों पे पाए जाते हैं, धीरे 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 इनके अंदर जो फास्फोरस के कंपाउंड होते हैं, ये इरोजन करके घिस घिस कर वहां से अलग होते हैं, इरोजन करके, और मिट्टी में जाके लगातार घुल रहे होते हैं। और यही मिट्टी में जो फास्फेट लगातार घुल रहे होते हैं, यही मिट्टी के फास्फेट जो होते हैं पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, और पौधों के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उसमें खर्च करते हैं। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य वगैरह बोलते होंगे, इनके जीवद्रव्य के निर्माण में पौधों को फास्फेट की जरूरत होती है, और फिर यही फास्फेट पौधों के अंदर आकर पौधे का पूरा ग्रोथ करते हैं। ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह भी एक अलग से बताया है, वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह भी एटमॉस्फेयर में जो रॉक्स बनाते हैं उनमें फास्फेट की मात्रा बहुत होती है। याद रखना, वॉल्केनिक इरप्शंस या इरोजन्स जो पत्थरों में होता है, असल में रॉक्स वगैरह में ये फास्फोरस अच्छी खासी मात्रा में होता है, और वही धीरे धीरे इरोजन हो के मिट्टी वगैरह में उस फास्फोरस का लेवल लगातार बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका एक फास्फोरस की साइकिल है जो आपको दिख रही है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई डाउट्स है। आपके पेपर में पूछा गया ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रॉक्स वगैरह के इरोजन के बाद आता है, तो वहां पे आंसर होगा क्या? वो फास्फोरस की लाइफ साइकिल है, जहां पर फास्फोरस का मेन स्रोत जो होता है, सोर्स जो होता है, वो रॉक्स में मौजूद जो फास्फोरस के कंपाउंड होते हैं, जो इरोजन होने के बाद वहां मिट्टी में बच जाते हैं, उनको बच्चा हम ये कहते हैं। अब मेरे ख्याल से यहां पर आपको फास्फोरस साइकिल में भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मित्रों। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, फिलहाल ये मैं सोच रहा हूं, आप क्या सोच रहे हैं तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं। मैंने कोशिश की है बहुत ही सिंपल तरीके चीजों को समझाने के लिए। इनको समझते रहिए, और जो बुक है मैकग्रा हिल की उसे पढ़ते रहिए एनवायरमेंट की। आपका ये सारा का सारा डायग्राम वहीं से उठाया गया है मित्रों। इसके साथ ही ये लेक्चर मैं यहां समाप्त करता हूं, बाकी क्लासेस सुनते रहिए। अगले लेक्चर में फिर इसी एक्साइटमेंट, इस एनर्जी के साथ किसी नए पार्ट की तरफ जाएंगे, और यूनिट 1 इसके साथ ही समाप्त होता है। लेकिन हाँ, जैसे से और जरूरत पड़ेगी इन सारे टॉपिक्स में एडिशनल वीडियोस, और भी मैंने आपको बोला है लेक्चर नंबर 8 का पार्ट बी या कुछ नए अपडेट्स करके मैं आपको लगातार देता रहूंगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।